Hello friends, welcome to my channel. In this session, we are going to study Karl Marx stages of growth कि कैसे कार्ल मार्क्स ने बताया कि कैसे एक सोसाइटी में ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे वो सोसाइटी डेवलप करती है. So this topic will be useful in UGC NET Economics, Indian Economic Services and UPSC Economics optional. In UGC NET Economics, at least 1 to 2 questions can be asked from this theory. नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी कि कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी है उसका बेसिस क्या है. सो इट इज मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड ये यूजीसी में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है कि मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किस इकोनॉमिस्ट ने दी अपनी थ्योरी में. सो इट विल बी कार्ल मार्क्स. तो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब है कि कैसे कैसे हिस्ट्री से हमें ये पता चला कि कैसे लोग मनी के लिए, पैसे के लिए कैसे अपने आप को स्ट्रगल में कर रहे हैं, कैसे कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल चल रही है उसके बाद कैसे एक सोसाइटी बन रही है. तो जो कॉज है स्ट्रगल का वो यही है कि कन्फ्लिक्ट चलता है बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कि क्या मोड है प्रोडक्शन का और क्या रिलेशंस है प्रोडक्शन के. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द mode of production and what is the relation of production. So the mode of production relates to particular arrangement of production in a society that determines its entire social, political and religious way of living. कि किस वे में रहना है मीन्स सिंपल कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कि कैसी सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या फिर मिक्स्ड सोसाइटी है. तो इन तीनों में से कैसे सोसाइटी में कैसे अरेंजमेंट्स है. तो किसी भी सोसाइटी में पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट होगा जो ये डिटरमाइन करेगा कि उसके सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वे कैसा है लिविंग का. तो पीपल इन्हीं मोड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं बाय एंटरिंग इनटू म्यूचुअल रिलेशंस कि अगर सोशलिस्ट है तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, कैपिटलिस्ट है तो एक प्राइवेट क्लास आएगा वो करेगा, मिक्स्ड है तो उसमें दोनों आ जाएंगे, सोशलिस्ट भी एंड कैपिटलिस्ट भी, जो अभी इंडिया में है. तो जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो रिलेट करते हैं क्लास स्ट्रक्चर, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो फर्स्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इन अ स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड कोऑपरेशन स्किल्स एंड स्टेटस. मतलब क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे. किस बेसिस पे होंगे कि कितने स्किल्ड लेबर है, कितना डिवीजन ऑफ लेबर है, कितनी एफिशिएंसी से लेबर काम कर रही है. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, geographical environment and knowledge of use of resources and minerals कि जो लेबर की क्लास है उनको कैसे नॉलेज है रिसोर्सेज को यूज करने की, मटेरियल्स को यूज करने की, मींस कि कितने ज्यादा डेवलप्ड लोग, कितने ज्यादा एफिशिएंट लोग इकोनॉमी में है. थर्ड इज टेक्निकल मींस एंड प्रोसेसेस एंड स्टेज ऑफ साइंस कि कहाँ तक इकोनॉमी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, कितना ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस इकोनॉमी में इम्प्रूव्ड है. तो इन बेसिस पे ही प्रोडक्शन के रिलेशंस बनते हैं. अब जो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट होता है वही कॉज है स्ट्रगल का. क्योंकि अगर सोशलिस्ट सोसाइटी होगी तो उसमें कंफ्लिक्ट होगा कि कैपिटलिस्ट क्लास मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो आना चाहेगा. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब कंफ्लिक्ट्स की वजह से सोसाइटी में स्ट्रगल होगा और इसी स्ट्रगल की वजह से मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है जो कार्ल मार्क्स ने बोले. अब तो ये देखते हैं कि मार्क्स ने कौन कौन से 5 स्टेजेस दिए हैं. तो फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकंड इज स्लेव, थर्ड इज फीडल, फोर्थ इज कैपिटलिस्ट एंड फिफ्थ इज सोशलिस्ट. तो हम इन सभी स्टेजेस को एक एक करके अभी रीड करेंगे किस स्टेज में कौन सी सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक चल रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिमिटिव सोसाइटी. तो प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज सबसे फर्स्ट स्टेज थी ग्रोथ की. इस स्टेज में क्या होता था कि बिल्कुल जो एंशिएंट हिस्ट्री में था कि लोगों ने अभी सिर्फ स्टिक्स का और स्टोन्स का यूज करना सीखा था कि कैसे करते हैं, फिर उससे उन्होंने न्यू इम्प्लीमेंट्स बनाए लाइक बोस, एरोज एंड बोर्ड्स, और फिर यहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे फायर बनाते हैं, मीन्स कि पत्थर को ब्रश करके एक दूसरे के साथ तो फायर बनेगी. तो इस सोसाइटी में ये होता था. सेकेंड फीचर ऑफ द सोसाइटी इज कि पीपल जो है वो ग्रुप्स में रहते थे, मतलब कि ट्राइबल ग्रुप जो है कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रह रही हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स इकट्ठे रह रहे हैं. तो उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि तेरा मेरा वाली चीज, वो सब इकट्ठे ही रह रहे थे. तो उनका जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था
वो बेस्ड था कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब इसमें रिलेशंस ऐसे थे कि सब एक दूसरे के लिए काम करते थे, कुछ ऐसा नहीं था कि पैसों में देना है या ऐसा कुछ। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जैसे इन्होंने अपना काम जो शुरू किया नेचुरल प्रोडक्ट से, फ्रूट्स बनाने से शुरू किए, बेरीज बनाने शुरू किए, और फिर वहां से वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट हो गए, एंड फ्रॉम हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स टू रेजिंग लाइवस्टॉक। अब जो नए टूल्स बने, नए इम्प्लीमेंट्स बने, तो इससे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और इसी से लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो अब जब ज्यादा प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा एफिशिएंसी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग एक दूसरे से सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से बार्टर सिस्टम बिगिन होगा कि लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं बट विदाउट मनी, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। अब जब बार्टर सिस्टम आना स्टार्ट हो गया, तो इट मीन्स के लोगों के मन में ये आ गया कि हमें भी प्रॉफिट अर्न करना है। तो जब ये सोशल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ लेबर का, तो द क्लैन बिगिन टू ब्रेक इनटू फैमिलीज। क्लैन मीन्स कि एक ट्राइबल ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े क्लैंस जो थे वो फैमिलीज में डिवाइड हो गए। तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जिसमें एक फैमिली जो है वो ओनर हो जाती थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई एक फैमिली है वो ओन कर रही है सब कुछ, लेकिन जो हेड होता था फॉर्मर क्लास का, वही ओन करता था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो जो ये प्रोसेस चल रहा था सोशल एवोल्यूशन का, इससे क्या हुआ कि कुछ जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी सबसिस्टेंस से ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, कि जितना उन्हें अपने लिए चाहिए उतना ही नहीं बल्कि सरप्लस में, कि उन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया बिकॉज उनको एक्सचेंज भी करना था। तो अब जब वो लोग सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे तो उससे स्लेव सोसाइटी होगी, मतलब उनको अपने नीचे कोई काम करने के लिए चाहिएगा जो उनकी प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो इसी से जो सरप्लस बनना स्टार्ट हुआ, दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ द स्लेव सोसाइटी। तो अब जो सेकंड स्टेज आई वो स्लेव स्टेज आ गई, कि जैसे जैसे टूल्स की इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंट्स बढ़ रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ रही है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। तो इससे क्या हुआ कि ओर माइनिंग और मेटल्स की स्मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। इससे वो क्रशिंग करने लगे, फ्लोर मिल्स बनाने लगे, कैनाल्स भी बनी, डाइक्स एंड वाटर रेजिंग डिवाइसेस पर यूज टू इरिगेट लैंड। मीन्स कि उनको अब सरप्लस प्रोड्यूस करना था, अब एक्सचेंज उनको करना था, ट्रेडिंग उनको करनी थी। तो अब उन्होंने थोड़ी और डेवलपमेंट स्टार्ट की बट विद द हेल्प ऑफ द स्लेव्स। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर था ये और स्प्रेड हुआ अलोंग विद वेरियस क्राफ्ट्स की वीविंग, टैनिंग, क्लोथ और फुटवेयर मेकिंग, पोट्री मेकिंग, मेटल स्मेल्टिंग एंड वेपन मेकिंग। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे स्टेट्स ग्रो हुई, मतलब छोटे छोटे जो विलेजेस थे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी ग्रो होगी, तो इससे टाउन्स आने लगे। अब जो कॉमर्स और ट्रेड था वो इंटरनली भी डेवलप हुआ और एक्सटर्नली भी, मीन्स कि वो बाहर भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। इससे बिल्डिंग्स बनी, शिप की बिल्डिंग हुई कि बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो शिप्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्लेव सोसाइटी में एक लिमिटेशन थी कि इसमें डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी, कि जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास पे डोमिनेंट हुए जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है स्लेव्स की बाय फ्यू स्लेव ओनर्स। तो इनके लिए जो स्लेव्स थे वो मेन प्रोडक्टिव फोर्स थे, कि जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं वही ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ इनके साथ भी कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, जो कार्ल मार्क्स की बेसिस है कि स्ट्रगल होना स्टार्ट होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन में, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कंफ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जब ये पूरी स्लेव सोसाइटी एग्रेसिव हो जाएगी कि नहीं हमें अब और डोमिनेंस नहीं वो करना टॉलरेट, तो अब जो एक्सप्लॉइटेड स्लेव्स होंगे वो इनके अगेंस्ट जाएंगे, जो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ही रूइन कर देंगे, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे। और इससे ही आएगा हमारी नेक्स्ट स्टेज था फ्यूडल सिस्टम। सो द नेक्स्ट स्टेज इज फ्यूडल स्टेज। इसमें क्या था कि जो डेवलपमेंट होती है प्रोडक्टिव फोर्सेस की, वो बेस्ड करती है फ्यूडल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पे, जहाँ पर जो फ्यूडल लॉर्ड है वो लैंड को ओन कर रहा है, और जो सर्व्स एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सर्व्स मतलब कि जो छोटे छोटे फार्मर्स, किसान, इनको हम बोल सकते हैं, तो वो हो जाएंगे। अब ये वाली जो स्टेट है ये ग्रू कर रही है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, कि जो भी लैंड ओनर्स है उनके बेसिस पे, जिनकी अपनी एक आर्मी है, वो हेल्प करे मोनार्की को टू एक्सपैंड इट्स फ्रंटियर्स। अब ये वाली जो स्टेट है वो ट्राई कर रही है कि हम प्रिजर्व करके रखें जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को भी। तो जो ये प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं ये डेवलप होते गए फ्यूडल सोसाइटी में। तो जब वो उनको बिल्कुल अपरा मान लेंगे कि हमारी ही जमीन है, तो एग्रीकल्चर में भी प्रोग्रेस होगी। तो वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कल्टीवेट होने स्टार्ट हो गए, फर्टिलाइजर, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुआ,
जो आउटपुट था एनिमल प्रोडक्ट्स का वो भी एनिमल हस्बेंड्री से इंक्रीज होना स्टार्ट किया। मीन्स के फीडल स्टेज में एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की। ड्रॉट एनिमल्स वर एम्प्लॉयड ऑन अ वाइडर स्केल फॉर फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। यहाँ से हमारी क्राफ्ट भी डेवलप हुई जब नई नई मशीनें आने लगी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो लोगों ने नई नई अपनी टेक्निक्स जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। यहीं से पेपर मेकिंग और बुक प्रिंटिंग की आर्ट भी उन्होंने सीखी। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप करते, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप्स थे, उनसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अंडर वन रूफ आने लगी, जहाँ पे बहुत सारे लेबर होती थी। तो जब एक ही रूफ में बहुत सारी लेबर आएगी तो इससे जो है डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कि जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिसकी जो एफिशिएंसी है, वो उसके बेसिस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इसी से ही नई नई कंट्रीज जैसे अमेरिका, इंडिया में स्प्रेड हुई डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब जो फेडरलिज्म था, उससे भी क्लास स्ट्रगल हुई इन्हीं दोनों के बीच में, सर्व्स के बीच में और फेडरल लॉर्ड्स के बीच में, एंड द रूरल बुर्गेस एंड द अर्बन बुर्गेस। तो इससे जो रेवोल्यूशन थी, मतलब जो क्लास स्ट्रगल चल रही थी, अब इन्होंने भी जो है फेडरल रिलेशन और प्रोडक्शन को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिया, बिल्कुल इस सिस्टम को भी रियून कर दिया। और यहीं से ही फिर कैपिटलिज्म आना स्टार्ट हो गया, कि अब इन्होंने भी टॉलरेट नहीं किया फ्यूडलिज्म को। अब जब फ्यूडलिज्म को भी उन्होंने सर्व्स ने एक्सप्लॉइट कर दिया, तो फिर आएगी कैपिटलिस्ट स्टेज। कैपिटलिस्ट स्टेज में एक ओनर होगा हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि कैपिटलिस्ट होगा जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो जो वर्कर है वो फ्री है कि वो किसी भी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर सकता है, उसका अपना कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो अपनी लेबर पावर को सेल करेगा। मीन्स कि जो वर्कर्स हैं वो किसी और के लिए काम करेंगे, तो वो अपनी लेबर को सेल कर रहे हैं। तो लेकिन जो उनको जो वैल्यू मिलेगी, मीन्स कि जो उनको वेजेस मिलेंगे, वो सफिशिएंट नहीं होंगे जितने आवर्स वो काम कर रहे हैं। कि सपोज कि वो काम कर रहे हैं 8 आवर्स, लेकिन उनको वेजेस मिल रहे हैं 6 आवर्स के। तो जो बचे हुए जो 2 आवर है, वो तो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का, क्योंकि वो बचे हुए 2 घंटे के लिए तो उसको कुछ पैसे दे ही नहीं रहा। तो इसी को ही कार्ल मार्क्स ने बोला है सरप्लस वैल्यू, कि जो एक्स्ट्रा आवर्स वो काम करा रहा है, उसके लिए वो कुछ नहीं पे कर रहा लेबरर्स को, तो यही सरप्लस लेबर है। और इसी से सरप्लस वैल्यू होती है, जिससे कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उनसे हर टाइम ये बोला जाए कि तुम अपने वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दो, क्योंकि वर्कर्स भी इस चीज को रजिस्ट करेंगे कि हम क्यों एक्स्ट्रा आवर्स दें अगर हमें उतना वेजेस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो कैपिटलिस्ट है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे सरप्लस वैल्यू या फिर प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। तो जब लेबर काम नहीं करेगी, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कैपिटल को ले आओ, और कैपिटल से मशीन्स आएंगी, लेबर सेविंग मशीन्स आएंगी, जिनसे कि लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। अब जब बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएंगी, बड़ी बड़ी लेबर सेविंग्स मशीन आ जाएगी लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो इससे जो लेबर की डिमांड है वो कम होगी, मीन्स की अनएम्प्लॉयमेंट राइज। जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, तो इससे जो ये बंदे बचेंगे जो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स, इससे ही बनेगी कार्ल मार्क्स की इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, तो जो ये इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी है, इट इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रगल, कि इससे जो है उसकी सरप्लस वैल्यू कम होगी। क्योंकि अब जो कैपिटलिस्ट है वो मशीन्स लगा रहे हैं, तो मशीन्स में उतने पैसे लगेंगे, लेकिन अब लेबर को वो ले नहीं रहा, और लेबर से ही वो अपना सरप्लस बढ़ा रहा था। जब लेबर ही नहीं होंगे, तो उसका जो सरप्लस वैल्यू है वो भी कम होगा, उससे प्रॉफिट कम होंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे, जिससे कैपिटलिस्ट क्राइसिस आएंगे। तो मार्क्स ने कंपेयर किया है कैपिटलिस्ट को सोर्सेसर से, जिससे कि ऐसे पावरफुल फोर्सेस आएंगे कि वो अनएबल हो जाएगा, कि वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, इतने ज्यादा वो क्राइसिस में होगा। तो फिर से जो कैपिटलिस्ट में अल्टीमेटली क्लास स्ट्रगल होगी बिटवीन द प्लोरिटेरिएट एंड द बर्गुइस। प्लोरिटेरिएट मीन्स कि जो छोटे छोटे स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं उनके बीच में, एंड द बर्गुइस मीन्स कि जो रिच मर्चेंट्स है, वो जो रिच फार्मर्स है या रिच मर्चेंट्स है, जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके बीच का जो क्लास स्ट्रगल होगा, इससे एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इसी से कैपिटलिज्म भी एंड हो जाएगा और सोशलिज्म आ जाएगा। क्योंकि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इससे भी लेबरर्स या फिर वर्कर्स एग्रेसिव होंगे, तो वो भी कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देंगे। तो जो लास्ट स्टेज आएगी वो आएगी द सोशलिस्ट स्टेज। अब सोशलिस्ट स्टेज में जो सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट स्टेट है,
इसमें आएगा कि एक रेवोल्यूशन ऐसी आ जाएगी जिसमें डिक्टेटरशिप हो जाएगी प्लोरिटेरिएट की, मीन्स की जो छोटे छोटे स्मॉल मर्चेंट्स हैं उनकी डिक्टेटरशिप होगी क्योंकि उन्होंने कैपिटलिस्ट को तो ओवरथ्रो कर दिया। तो यहाँ पर जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं वो इसी को ही सोशलिस्ट स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट, मीन्स गवर्नमेंट, कि सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट ही ओन कर रही है। जो रिवॉर्ड है हर पर्सन को वो डिटरमिन हो रहा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि जिस बंदे ने जितना काम किया, जितनी उसको जरूरत है उतना उसको पैसा देंगे, तो कोई क्लास स्ट्रगल होगा ही नहीं। सीधी बात की जिसको जो जितना काम कर रहा है उसको उतने पैसे मिल रहे हैं, तो किस बात है क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पे ना ही तो कोई एक्सप्लॉयटर होगा ना ही कोई एक्सप्लॉयटेड होगा। तो एंटायर जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो प्रोफेसर लेंज ने इस सोशलिस्ट स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एंटोगोनिस्ट एंड द सेकेंड इज नॉन एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट का मतलब कि जो अपोज कर रहे हैं, जो अपोजिंग फैक्टर्स हैं, कि वो वाली क्लास जो अपोज कर रही है। तो अपोज किस किस ने किया, एक तो स्लेव सोसाइटी ने किया, फिडल ने किया, कैपिटलिस्ट स्टेज में किया। कि स्लेव सोसाइटी में जो स्लेव्स थे उन्होंने किया, फ्यूडल में सर्व्स ने किया, या फिर ये कह लो कि प्रोलेटेरिएट ने किया, और कैपिटलिस्ट स्टेज में अनएम्प्लॉयमेंट लेबर ने किया। तो इन्होंने अपोज किया अपने ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और ऑन द अदर हैंड जो प्रिमिटिव सोसाइटी और जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो नॉन एंटागोनिस्ट है, कि वो अपोज नहीं कर रही, क्योंकि बिकॉज द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर कोई एक्सप्लॉयटेशन होएगी ही नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव में और जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हर बंदे के हाथ में है, तो कोई एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे किसी की नहीं होगी। सो दैट इज द सोशलिस्ट स्टेज। Now the whole stages of the Karl Marx has been covered. I hope कि आपको Karl Marx की theory अच्छे से समझ आ गई होगी. So please, if you like my video, if you understand this concept, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. In the next video, we will compare the Rostow stage and the Karl Marx stages of production. Thank you.